ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम देखें कि ये प्रॉब्लम्स होती क्या है, इसकी एग्जांपल्स देखना चाहें डिसीजन प्रॉब्लम्स या रिसर्च प्रॉब्लम्स की, तो व्हाट इज द डिसीजन प्रॉब्लम? डेवलप पैकेजिंग फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। सो दिस इज अ डिसीजन प्रॉब्लम, हमें ये डिसीजन करना है, ठीक है। और इसके अंदर रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगी? इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेटिव पैकेजिंग डिजाइंस, कि जो इसकी अलावा और पैकेजिंग डिजाइन उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो सकती थी, ठीक है। सो डिसीजन प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स, रिसर्च प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। अगेन यू कैन गो थ्रू दीज एग्जांपल्स। इंक्रीज स्टोर ट्रैफिक, लेकिन कैसे करनी है? मैयर करंट इमेज ऑफ द स्टोर, इस वक्त क्या इमेज है और उसको इंप्रूव करने के लिए फिर क्या किया जा सकता है। सो सिमिलर थिंग यू विल बी डूइंग। Okay, constructs and then their operational definition. To formulate the research problem, the market researcher, you can say, has to specify the constructs. Okay, और जो उसकी operational definition है, what are they going to do, what is the task they're supposed to do, तो वो उसको identify करेंगे, एक operational definition मानेंगे कि हमने करना क्या है, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, इस वेरिएबल में चेंज से ये फर्क पड़ेगा। अगर प्राइस चेंज करेंगे तो क्या कंज्यूमर ज्यादा बाय करेंगे या नहीं करेंगे? मार्केटिंग ज्यादा करने से कंज्यूमर्स की बाइंग के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, एनीथिंग, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी। डिफरेंट फैक्टर्स को हम आपस में इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसकी एक एग्जांपल कि कंस्ट्रक्ट क्या है? ब्रांड अवेयरनेस, कि ब्रांड की अवेयरनेस कितनी है, ठीक है। इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होगी? परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैविंग हर्ड ऑफ द ब्रांड, कि अगर हमने उसको, अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बताऊं आपको, तो हमने मैयर करनी है कोई चीज, उसको मैयर करने के लिए हम लोगों से क्या सवाल पूछेंगे, वो हमारा ऑपरेशनल डेफिनेशन या ऑपरेशनलाइजेशन या ऑपरेशनल कंस्ट्रक्ट होता है। इन तीनों का मतलब सेम है, ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑपरेशनल कंस्ट्रक्ट, ऑपरेशनलाइजेशन। बेसिकली एक वेरिएबल है ब्रांड इमेज क्या है हमारी, उसके लिए जो हम सवाल पूछेंगे इस चीज को मैयर करने के लिए लोगों से, क्योंकि लोग से नहीं पता हमारी ब्रांड इमेज क्या है, कैसे बताएगा कोई? कस्टमर को तो नहीं पता ना ब्रांड इमेज क्या होती है। सो जिस फ्रेजिंग के अंदर उसको हम कस्टमर से पूछेंगे कि हमारा ब्रांड आपको अच्छा लगता है या नहीं, अगर 5-10 ब्रांड्स की ऑप्शन है तो उसमें से आप क्या हमारे ब्रांड को प्रेफरेंस देंगे कि नहीं, उससे हम मैयर कर रहे होंगे कि हमारी ब्रांड इमेज क्या है, ठीक है। सो दैट इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन, दैट इज द ऑपरेशनल साइड ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट, कि उसको मैयर करने के लिए आपके, जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस के लिए परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैविंग हर्ड ऑफ द ब्रांड। इस तरह से रिकॉल ऑफ एड के, क्या कितने लोग रिकॉल करते हैं एड को, नंबर ऑफ पीपल हु रिमेंबर सीइंग एन एड, कि हमारी वो वाली एड थी, कि आपने वो वाली एड देखी है। तो जितने लोग ज्यादा याद करें, हाँ इतने लोगों ने देखी, इसका मतलब है काफी लोग रिकॉल कर लेते हैं हमारी एड को, हमारी एड मेमोरेबल है, लोगों को याद रह जाती है। नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कि क्या लोगों को ये पता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में, तो हम पूछेंगे भाई आपको पता है ऐसा एक प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो उससे हमें पता चलेगा ना कि लोगों को नॉलेज है या नहीं है। तो कंस्ट्रक्ट था नॉलेज, मैयर करने के लिए हमने एक सवाल पूछा कि क्या आपको पता है ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन। इसी तरह से एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रांड, सो नंबर हु फील पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट दैट ब्रांड, की कुछ कहते हैं कि पॉजिटिव है, कुछ कहते हैं नेगेटिव है, कितने परसेंट कहते हैं उसके बारे में ये, ठीक है। सिमिलरली सेटिस्फेक्शन को कैसे मैयर करेंगे? हाउ दे इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या उनकी जो उनकी इंटरेक्शन इस प्रोडक्ट के साथ, कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, परफॉर्मेंस कैसी रही, एक्सपीरियंस कैसा रहा, उससे वो बताएंगे कि वो सेटिस्फाइड थे या नहीं थे। सिमिलरली ब्रांड लॉयलिटी, उसको मैयर करना है, तो हाउ मेनी टाइम्स दे बॉट द ब्रांड इन द लास्ट 6 months, या अगेन ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन को, अगर लेट्स सपोज एयर कंडीशंस हैं, तो वो अब हर 6 महीने में तो नहीं परचेज कर रहा होगा, तो देखिए कितने अप्लायंसेस उसने उस कंपनी के लिए हुए हैं, या फिर क्या वो उस कंपनी के अप्लायंसेस लेना प्रेफर करता है, या फिर हाउ मेनी डिड यू बाय इन द लास्ट फ्यू इयर्स इस कंपनी के प्रोडक्ट्स रफली, ठीक है। तो द क्वेश्चन माइट बी डिफरेंट, बट बेसिकली आपको बात समझ आ गई कि लॉयलिटी को मेजर करने के लिए हम उससे रिलेटेड जो सवाल पूछ रहे हैं वो हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन कैसे होती है, ठीक है। अगेन डिस्कशन विद द मैनेजर, अगेन टू आइडेंटिफाई, क्योंकि वो सिम्टम को लेकर बैठा है, उसे सिम्टम का पता है कि ये मसला है, उसे प्रॉब्लम का नहीं पता, उसको भी हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इंटरव्यू करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ कि ये एक सिम्टम है, इसका क्या वजह हो सकती है। सेकेंडरी डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं हम उसके, जैसे मैंने कहा था लिटरेचर रिव्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रीलिमिनरी रिसर्च, जो उसके बारे में हम एक ब्रीफ कर सकते हैं, लोगों से आमतौर पर पूछ रहे हैं यार तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में क्या इशू हो सकता है, ठीक है। और फिर उससे हम एक एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन करें कि इस सिचुएशन के अंदर ये क्या प्रॉब्लम है, जिसकी बेस के ऊपर हमारी प्रॉब्लम डिफाइन होगी, कि इस सिचुएशन में ये हालात हैं, ये सिम्टम्स हैं, इससे पता ये चला कि ये मसला है, तो वो हमारी प्रॉब्लम डिफाइन हो गई। देन
मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम, उसके अंदर अगेन आपने वो प्रॉब्लम जो डिफाइन की उसके अंदर मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम है, उस मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम से अपने मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, सिम्टम से एक्चुअल प्रॉब्लम, कि मैनेजमेंट को डिसीजन कहां पर मुश्किल आ रहा है और फिर एक्चुअल मसला क्या था जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। अगेन जब आपने प्रॉब्लम अपनी आइडेंटिफाई कर ली है, फिर आप उसके ऊपर रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे सेम थिंग मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर लिख देंगे तो उसको रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा। और सेम इज द हाइपोथेसिस, उसको हाइपोथेटिकल फॉर्म में लिख देंगे तो वो हाइपोथेसिस बन जाएगा। तो रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस डेवलप होंगे, और फिर अगेन जो भी इंफॉर्मेशन की नीड्स है हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या क्या पूछने की जरूरत है ऑडियंस से या अपने रिस्पोंडेंट से। So let's take an example now, ठीक है, examples of marketing management and marketing research problems. Marketing management की problem क्या है? Alpha company has a long history of successful marketing of business planning products such as calendars, appointment books, diaries, etc. for business people. ठीक है. In the last few years, their sales have shown decline despite booming economy and business expansions. Management believes this fall is in sales can be attributed to the competitive strategy, particularly XYZ Group. It may also be due to the electronic scheduling books or softwares that are available now. Thus, Alpha must determine the cause of decline and suggest suitable marketing actions to counter the decline. ठीक है, ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। सिम्टम्स, हमारी सेल कम हुई है, हो सकता है ऐसा हुआ मैनेजर से डिस्कशन करने के बाद तो चला कि जी हमारे कंपेटिटर ज्यादा अच्छा ऑफर कर रहे हैं उनको कोई चीज, या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक स्केड्यूलर्स आ गए इस वजह से वो हमारे स्केड्यूलर्स बाय नहीं करे, हालांकि मार्केट में बिजनेस तो बहुत अच्छा जा रहा है, ये भी नहीं कि मार्केट में रिसेशन के अंदर बिजनेस है तो वो स्केड्यूलर ज्यादा परचेज ना करें। तो अभी उसने हाइपोथेसाइज अपने लेवल पे कर लिया मैनेजमेंट ने कि हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो। उसे सिम्टम्स पता है कि सेल कम हुई है हमारी, उसे ये नहीं पता क्यों कम हुई है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है। तो हम इससे मार्केटिंग रिसर्च की प्रॉब्लम बनाएंगे। अब रिसर्च प्रॉब्लम क्या है इस केस के अंदर? रिसर्च शुड बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई व्हाट कंपेटिटर्स एक्शंस हैव एडवर्सली इफेक्टेड अल्फा सेल्स, कि कंपेटिटर के कौन से एक्शंस है जिससे आपकी सेल्स एडवर्सली इफेक्ट हुई है। एंड इट शुड आल्सो बी डिटरमिन इफ customers and of the traditional day planners are switching over to electronic day planners and software scheduling systems. तो क्या कस्टमर भी शिफ्ट हो रहा है या फिर क्या कंपेटिटर ने कोई नई स्ट्रेटजी लगाई है? अब इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा मसला एक्चुअल है हमारा। ठीक है, अब स्पेसिफिक इससे रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना लेंगे हम। ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ट्रेस मार्केट शेयर ऑफ द कंपेटिटर्स ऑफ द ट्रेडिशनल डे प्लानर्स ओवर द पास्ट 5 years, कि पिछले 5 सालों में जो कंपेटिटर्स का मार्केट शेयर है उसमें क्या चेंज आया है। नंबर 1, डिटरमिन चेंजेस ऑफ द कंपेटिटर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कि उसने जो 4 P's के अंदर अपना चेंज की, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, उसने क्या चेंजेस किए हैं। तो अगर वो चेंज उसकी वजह से आया है तो उसने क्या चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से ये चेंज आया है। ठीक है, एंड लास्टली इवेल्युएट द कस्टमर्स पोटेंशियल फॉर द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक scheduling books and integrated software scheduling systems या programs, के उनके यूज के अंदर क्या कोई इंक्रीज हुआ है, लोगों ने ज्यादा यूज करने शुरू कर दिए हैं। इससे हमें पता चलेगा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हमारी सेल्स कम हो रही है। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम अगर मैं इसके अंदर रिसर्च की प्रॉब्लम देख लूं तो डिटरमिन द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर ए vis-a-vis other major departmental stores with respect to factors that influence the store's patronage। ठीक है, अब ये एक मार्केटिंग प्रॉब्लम हमारे पास आई कि जी हमारा ये डिपार्टमेंटल स्टोर ए है, एज कंपेयर टू अदर स्टोर इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। ठीक है, अगेन स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, और स्पेशली उसकी जो पैटर्नेज है कि लोग ज्यादातर उसी स्टोर पे जाना पसंद करते हैं या दूसरे पे जाना पसंद करते हैं। विल डिजाइन रिसर्च क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दैट। फॉर एग्जांपल, व्हाट क्राइटेरिया डू हाउसहोल्ड्स यूज व्हेन सिलेक्टिंग अ डिपार्टमेंटल स्टोर, के करीब वाले स्टोर पे जाना है या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के स्टोर पे जाना है या किसी बड़े मार्ट पे जाना है, या कोई अगेन स्पेसिफाई होगा ना कि ये वाला पर्टिकुलर स्टोर वाला है जो हमारी रिप्लेसमेंट कर देता है प्रोडक्ट्स की, एक्सचेंज कर देता है या डील्स विद अस बेटरली। ठीक है, तो किस क्राइटेरिया की बेस के पर हाउस होल्ड जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर डिसाइड करते हैं। अगेन हाउस होल्ड जो है जो डिपार्टमेंटल ए के हैं, जैसे कि के जो सॉरी डिपार्टमेंटल स्टोर ए है, जो हाउस होल्ड हैं वो उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, उसको कैसा देखते हैं, क्या उनको वो अच्छा लगता है, क्या वो उसको अपने क्राइटेरिया के पर पूरा उतरता समझते हैं कि हाँ ये हमारे घर के करीब है, या फिर क्या ये वो एक ब्रांडेड स्टोर है तो मैं यहाँ जाना प्रेफर करता हूँ। तो डिपार्टमेंटल स्टोर ए है वो किस हद तक उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है जिस क्राइटेरिया पे हाउस होल्ड डिसाइड करते हैं कि हमने स्टोर पे जाना है या नहीं जाना। ठीक है, सिमिलरली
हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी सेल के लिए लोग कुछ एक पर्टिकुलर एरियाज में जाते हैं, जैसे कि जी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज, आप एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाएंगे, मोबाइल्स लेना है मोबाइल्स की मार्केट में जाएंगे, जनरल ग्रोसरी लेनी है तो आप देखेंगे कि कोई ये जनरल स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां जा रहे होंगे, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर मार्केट का भी कोई इसके साथ ताल्लुक हो, तो हम वो भी देखेंगे कि क्या उससे कोई फर्क पड़ता है कि किस प्रोडक्ट कैटेगरी की परचेजिंग करने जा रहा है हाउस होल्ड जो है। सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज है तो हम ये देखें कि हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं और इनकी मार्केट्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं फिर। तो क्या ये तो नहीं कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी मार्केट कहीं दूर है, तो आमतौर पर लोग वो बाय करने के लिए वहां चले जाते हो, हमारे पास ना आते हैं, क्योंकि जहां मार्केट होगी उसको लगे अगर मैं मोबाइल फोन है, आप प्रेफर करेंगे मैं मार्केट से जाकर लूँ, जहां 10 दुकानें हैं मैं सबसे रेट पूछूं, वो कहेगा जी ये इतने का सबसे सस्ता जो दे रहा होगा मैं उससे ले लूंगा। वुड मेक सेंस ना, जबकि मैं एक ही जगह गया, वहां उनके पास अगर दुकान है उनकी तो वो तो जो रेट देंगे मैं दूसरे से कंफर्म भी नहीं कर सकता कि यही रेट है या नहीं है। सो थिंग्स कुड बी लाइक दैट, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या रीजंस है। अगेन सेकेंडरी डेटा भी हम मार्केटिंग रिसर्च के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वो डेटा है जो औरों ने या तो अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट किया था, या किसी और ने किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया था, या फिर ऑलरेडी किसी और कंपनी ने इसी का पर्पस के लिए कलेक्ट करवाया था लेकिन उनके पास ऑलरेडी कलेक्टेड पड़ा है किसी फॉर्म में, तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है। या ऐसी फर्म्स हैं बहुत सारी जो डाटा कलेक्ट करके रखती हैं, जब आप उनसे मांगते हैं तो वो आपको उतना डाटा सप्लाई कर देते हैं कि हमने ये कलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी। जनरल डाटा होता है, बेसिक डेमोग्राफिक्स और बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल आजकल अगर इसको आप देखें तो फेसबुक, आज आपसे बेहतर फेसबुक आपकी प्रोफाइलिंग कर सकता है कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट है, और पर्सनैलिटी ट्रेट तो दूर की बात है कि 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स या 10 16 12 के अंदर डिवाइड करेंगे, वो इंडिविजुअल लेवल पे बताता है कि जी ये बंदा ये काम करता है, ये काम करने वाले लोग इस तरह के होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे जाके आपको करेक्टरिस्टिक है। अब उसने कोई आपसे स्पेसिफाई करके तो नहीं मांगा कि मुझे ये बताओ ये बताओ ये बताओ। आपकी जो फेसबुक की एक्टिविटीज हैं, जो उसके थ्रू आप उसको यूज करते हैं, अपने मोबाइल फोन पे आपने इंस्टॉल किया, आप जा रहे हैं पूरे सिटी के अंदर, पहले जी ये बंदा यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी से यहाँ जाता है, यहाँ इसका ऑफिस है, वो पूरा जी आपके डे की उसने रूटीन बनाई हुई है, यदि अक्सर शॉपिंग करने यहाँ जाता है, उससे क्या पता चल सकता है। तो फेसबुक से तो हम जनरल डाटा खरीद रहे होंगे ना पूरा का पूरा, उसमें से हम अपने मतलब की चीज निकाल सकते हैं। अब उस डाटा से हम बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा, बहुत सारा डाटा होगा एक्स्ट्रा भी होगा, लेकिन इस तरह से बहुत सारे डाटा कलेक्टर्स हैं जो, अगेन ये स्टार्ट होता है गूगल से, कि गूगल ने देखा कि वो जब सर्च करते हैं ना लोग, तो उनके पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है जो उनके लिए वेस्ट था। जब उन्होंने देखा इतना सारा डाटा, उसको माइनिंग करना शुरू किया, अच्छा इससे तो ये पता चलता है कि ये वाले जो इंडिविजुअल्स हैं ये करते हैं, ये वाले ये करते हैं, इसको तो हम यूज कर सकते हैं मार्केटिंग करने के लिए, सेल्स के लिए, इस डाटा को आगे बेचा जा सकता है। तो वो जो स्क्रैप डाटा पड़ा था उनके पास फालतू बहुत सारा, वो ओवरनाइट वैल्यूएबल हो गया है, और आज ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। उस डेटा को लेते हुए हम एनालाइज कर सकते हैं, अच्छा हमारे कस्टमर जो है ज्यादातर वो ये हैं, इनकी ये प्रेफरेंस है, ज्यादातर इस तरह की प्रेफरेंस लोग हमारे बाय करते हैं, अब से हमने इनको टारगेट करना है। तो इस तरह से हम ऑलरेडी सेकेंडरी डेटा जो किसी और ने कलेक्ट किया था किसी और पर्पस के लिए, ये जनरली उसके पास कलेक्ट हो गया था, हमने उसको ले लिया और उससे अपने मतलब की चीज निकाल ली। सो वी कैन डू दैट। देन प्राइमरी डेटा, ये ओरिजिनल डेटा है जो हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने लोगों से क्या चीज लेनी है, हमने क्या बात पूछनी है उनसे, तो हमने खुद अपना क्वेश्चनर डिजाइन किया, अपने जो हमने कंस्ट्रक्ट था उसके अगेंस्ट हमने उसको ऑपरेशनलाइज किया कि इसके अगेंस्ट ये सवाल पूछेंगे तो पता चलेगा कस्टमर लॉयल है या नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, उसके अंदर ब्रांड इमेज है कि नहीं हमारे प्रोडक्ट की। अब आपने अपना एक क्वेश्चनर बना लिए, अब आप इसके ऊपर जब डाटा जाके कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, दिस वुड बी प्राइमरी रिसर्च, कि अब आपने अपनी रिसर्च के लिए जो आपको डाटा चाहिए वो जाकर लोगों से कलेक्ट किया है। अगेन जो डिफरेंस है दोनों के अंदर, सेकेंडरी जो रिसर्च है वो अदर प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, जबकि प्राइमरी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं इसके लिए होगी। इसकी प्रोसेस जो है, सेकेंडरी डाटा क्विक मिल जाता है, इजी मिल जाता है, चीप होता है, जबकि प्राइमरी डाटा जरा मुश्किल से मिलेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इतना इजीली नहीं मिल रहा होगा, और ये डेफिनेटली खर्चा होगा। जब आप जाएंगे लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे, रिस्पॉन्डेंट्स चाहिए, फील्ड फोर्स चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए, लिखने के लिए, बनाने के लिए सब चाहिए, तो खर्चा होगा। कॉस्ट रिलेटिवली सेकेंडरी डेटा की कम होती है, प्राइमरी की ज्यादा होती है। टाइम सेकेंडरी पे बहुत कम लगता है, आप जाएंगे परचेज करके ले आएंगे। प्राइमरी के अंदर पूरा डिजाइन करेंगे, फिर कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करके इसकी रिपोर्ट बनाएंगे, तो वो टेक टाइम। सेकेंडरी डेटा के एडवांटेजेस, इजीली एक्सेसिबल है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, और रैपिडली ऑब्टेन हो जाता है, आपको टाइम नहीं लगता इसको ढूंढने के अंदर, और चीप है बहुत ज्यादा, इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव है। जबकि इसके डिसएडवांटेज, कि डाटा फिट का प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है पुराने लोगों का हो डाटा, आज के लोगों के ऊपर अप्लाई ना करता हो,
जनरेशन वाइज, जैसे जनरेशन एक्स है, जी है, वाई है, तो इन सब जनरेशन के अंदर डिफरेंस हो सकता है। इसी तरह से सर्टन डाटा जो है वो एक एरिया से, ज्योग्राफिकल से कलेक्ट किया गया था, वो पाकिस्तानी पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब डाटा लिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो पाकिस्तानियों के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। सिमिलरली मे बी आउटडेटेड, कि पुराने डाटा था, किसी और से लिया हुआ था, अब वो पुराना हो चुका है, 10 साल पुराना है, तो वो तो कोई वैल्यू नहीं रखता आपके लिए। आज तो मार्केट चेंज हो गई, ट्रेंड्स चेंज हो गए, सोशल मीडिया चेंज हो चुका है, एक आ चुका है, तो वुड बी इरेलीवेंट। अगेन रेलिवेंस इज डाउटफुल, कि जिनसे लिया गया था वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिया गया था, किसी और बात के हिसाब से, तो हो सकता है उनके माइंड में वो चीज ना हो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लेना चाहते हैं, तो इसके रिजल्ट्स वैसे ना निकले जैसे हमें चाहिए, पॉसिबल। एंड मे नॉट बी एक्यूरेट एज वेल, क्योंकि कलेक्टर ने किस हिसाब से कलेक्ट किया था, उसने सही तरीके फॉलो किए थे, नहीं किए थे, तो उसकी एक्यूरेसी का नहीं पता हमें कि कितना एक्यूरेट है। सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या हैं? सेल्स डेटा बहुत ज्यादा हमारी कंपनी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, हम उसका सेल्स का डाटा ले सकते हैं, बाय प्रोडक्ट, बाय पीरियड, बाय टेरिटरी, बाय आवर सब्सिडरीज। तो जहां जहां हमारी फर्म के ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं, किस इलाके में कितनी सेल हुई है, किस सीजन में कितनी सेल हुई है, किस टाइम पीरियड पे, किस इवेंट के ऊपर कितनी सेल हुई है, हमारे पास ये डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे अपने सेल्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है, इसको हमें लेने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, तो हम उसकी बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज बता रहा हूँ। देन कॉस्ट का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हमारे प्रोडक्शन प्लांट से हम जाके पूछ सकते हैं भी कितनी खर्चा लगा था खरीदने पे, बनाने पे, सारी कॉस्ट का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अकाउंटिंग का डाटा सारा हमारे पास अवेलेबल है, कि हम खरीद के इतने में लाए, इतना हमने लगाया, इतने में एंड पे हमको प्रोडक्ट पड़ा, तो वो सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव के क्या कॉस्ट है, फाइनेंसिंग के क्या कॉस्ट है, ऑपरेशंस के क्या कॉस्ट है, हमें हर चीज की अलग अलग क्लासिफिकेशन पता है, ये हमारे पास अवेलेबल है डाटा। देन शिपिंग का डाटा, कि हमने यहाँ से किसी को शिप किया है माल, तो उसके ऊपर कितना खर्चा आया, उसके डाटा कितने ट्रक शिप किए थे, तो वो हमारे पास अवेलेबल है। बजट्स अगेन हमारे पास अवेलेबल है, कि हमने प्लान किया था इतने का बजट हमारा लगेगा, इतना लगा था एक्चुअल के अंदर, इतना खर्चा पड़ा था, इतने रेवेन्यू आया था, इतना प्रॉफिट आया था, सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है। सेल्स कॉल्स जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने या सेल्स डिपार्टमेंट ने की है, उनका डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, कि कितनी सेल्स कॉल्स की गई हैं, क्या डाटा उससे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास है, उससे हमारी सेल्स को जो फर्क पड़ा है वो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो ये हमारे पास अवेलेबल डाटा है। मैन्युफैक्चरिंग की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, वेस्टेज कितनी होती है, सही से प्रोडक्ट कितना बन जाता है, डैमेज कितना हो जाता है, सारी रिपोर्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। क्वालिटी चेक की रिपोर्ट हमारे पास होती है, कि कितने प्रोडक्ट्स जो हमारे पास क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में जाते हैं उसमें से पास होते हैं और कितने फेल होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, वो सारी रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। सेल्स रिटर्न की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल होती है, कि इतना माल रिटर्न हो गया है सेल्स का हमारा, कि इसके अंदर डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, वारंटी का क्लेम आया है, वी ऑलरेडी नो दैट। कस्टमर कंप्लेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं, हमें पता होता है कि कस्टमर ने कंप्लेंट की जी आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, कस्टमर ने कंप्लेंट की आपके प्रोडक्ट की ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो हमारे पास आ जाती है, हमें पता होता है कि ये इशू है। प्राइस ज्यादा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते, लेकिन फॉर एग्जांपल ये इम्तियाज है, जैसे कि मैं बहुत प्रेफर करता हूँ कि मैं वहां ना जाऊँ, मुझे वहां जाना पड़ता है मजबूरी में, कि कुछ चीजें हैं जो बाकी शहर में मुझे नहीं मिल रही होंगी, जो वहीं पर मिलेगी, मुझे मजबूरन जाना पड़ा होगा, ठीक है। अब फिर मैं अवॉइड करूंगा कि उस टाइम पे ना जाऊं जब रश है। जैसे कि शाम के टाइम अगर मैं इस वक्त चला जाऊं वहां पर, मैं बिल नहीं करवा सकता, तो लास्ट टाइम मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, मुझे मजबूरन जाना पड़ा, तो मैंने उसके जो रिटर्न पे जो कस्टमर काउंटर था, मैंने उसको कहा कि भाई ये मेरी कंप्लेंट नोट करो, कि ये जो आपका एक्सप्रेस काउंटर है जहां पर 10 आइटम बिल होना है, वहां पर अगर बंदा 50 आइटम रख के बैठे, तो भाई मैं तो उस काउंटर के आसरे पे आया हूं ना, कि मैंने 2 मिनट में बिल करवा के चले जाए, मैंने एक आइटम लेना है, लेट सपोज मैं 1 मिनट में बिल करवा के जा सकता हूँ, मुझे 15 मिनट 20 मिनट वहां पर उस लाइन में भी लगना पड़ गया, उससे जल्दी तो साथ वाली लाइन जा रही थी जहां पर आपका एक्सप्रेस काउंटर भी नहीं था। सो कंप्लेंट का डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, आप उससे बताओ अच्छा यार यहाँ हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। R&D की रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल होती है, कि हमने ये नया प्रोडक्ट बनाया था, ये सक्सेसफुल हुआ, ये नहीं हुआ, ये फ्लेवर ज्यादा पॉपुलर है, ये नहीं पॉपुलर। जैसे लेज हर कुछ अरसे बाद एक नया फ्लेवर लॉन्च करता है, बेच के पता चल जाता है जी ये पॉपुलर है, ये नहीं पॉपुलर। जो पॉपुलर होता है वो चला देते हैं, जो नहीं पॉपुलर होता है वो बंद कर देते हैं। करना तो कुछ भी नहीं, सिर्फ वो वाला मसाले का फ्लेवर लेना बंद कर देना, उन्होंने दूसरे वाला ज्यादा ले लेना है। अब ये थे इंटरनल सोर्सेस सेकेंडरी डेटा के। सेकेंडरी डेटा के एक्सटर्नल सोर्सेस भी होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है जो सेकेंडरी डेटा हमें कलेक्ट करके देती है, या डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, पूरी इंडस्ट्री की रिपोर्ट आ जाती है, कि जी इस मुल्क की ये वाली जो इंडस्ट्री है इसने इस साल ये बिजनेस किया, इस कंपनी का इतना शेयर था, इसका इतना शेयर था, इसका इतना शेयर था। इसी तरह से ओवरऑल इकोनॉमी ने कैसा बिहेव किया उस साल के अंदर, इस इंडस्ट्री ने कैसा बिहेव किया, पोटेंशियल्स क्या हैं, डिफरेंट फिर सेक्टर्स होते हैं जिसमें आपकी कंपेटिटर्स की रिपोर्ट्स आ सकती हैं आपके पास। तो डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है सेकेंडरी सोर्सेज से। फेडरल गवर्नमेंट जो अपनी रिपोर्ट्स दे रही होती है, लोकल गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट्स दे रही होती हैं,
इसी तरह से वो सेंसस का डाटा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी रिपोर्ट्स दे रहा होगा कि हमें एक्सपेक्ट है कि इस सेक्टर के अंदर इतनी ग्रोथ होगी, मैगजीन्स के अंदर अपनी रिपोर्ट्स आ रही होंगी कि हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में ये ग्रोथ का पोटेंशियल है, रेगुलेटर अपनी दे रहा होगा, स्टेट बैंक ने अपनी देनी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अपनी दे रहा होगा, तो इनसे हमें डाटा मिल सकता है। फिर मार्केटिंग डाटा प्रोवाइडर एजेंसीज होती हैं, जो कमर्शियल पब्लिशर्स हो सकते हैं, डिफरेंट मार्केटिंग डाटा कलेक्शन की फर्म्स हो सकती हैं, इनसे भी आप डाटा जाकर परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट का देखें तो स्टॉक मार्केट का एक वो डाटा है जो पब्लिकली अवेलेबल है कि डेली मार्केट में क्या ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है और क्या शिफ्ट हो रहा है, उसका इंडेक्स कहाँ जा रहा है, ये हर किसी के लिए अवेलेबल है। लेकिन कुछ डाटा जो उसके पुराने ट्रेंड और पुराने डाटा के ऊपर अवेलेबल है वो ब्रोकर्स के पास है, तो आप उसके पास अकाउंट खुलवाएंगे, उससे वो परचेज करेंगे तो आपको दे देगा जी देख लें पिछला डाटा ये था, पिछली परफॉर्मेंस ये रही है। सो अगेन यू कैन बाय द डाटा अकॉर्डिंगली। तो पब्लिश सोर्सेज हैं, मैगजीन्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो सकती हैं, पब्लिक रिपोर्ट्स हो सकती हैं, पीरियोडिकल्स हो सकते हैं, बुक्स के अंदर पब्लिश हुआ हो सकता है, एकेडमिक रिसर्च के अंदर पब्लिश हो सकता है कि जी एकेडमिक हमने ये रिसर्च की, ऐसे साबित हुआ कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, तो इस वजह से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ का चांस है। सिमिलरली एकेडमिक रिपोर्ट्स या बुक्स भी इसके अंदर मामले में इन्वॉल्व हो सकती हैं। रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो जाए कि जी इस चीज से नुकसान होता है हेल्थ को, तो डेफिनेटली वो वहां पर इशू बन जाएगा उनके लिए। तो जैसे कि मैगी के अंदर आइडेंटिफाई हुआ था इंडिया के अंदर कि जी इसके अंदर लेड है, तो पूरा मैगी का उनका सारा स्टॉक उनको उठाना पड़ गया था अपना मार्केट से, एक अरसे तक मैगी का प्लांट बंद रहा। फिर डिफरेंट डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, अब ये कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस भी हो सकती हैं, ठीक है, और ये जो प्रॉपर जो ओल्ड टाइम्स की डेटाबेस कैटलॉग बेस्ड डेटाबेस होती थी वो भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पे आजकल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस होती हैं, आप इनको एक्सेस करते हैं, वो सर्टेन डॉलर्स या रुपीज या जो भी अमाउंट होगी वो आपसे मांगेंगे, और आपको जो डाटा चाहिए आपसे रेलिवेंट वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उन्होंने अपने डाटा के लिए कि जी इतने सालों का डाटा चाहिए इतने डॉलर दे देंगे, इतने रुपए, या इतने महीने के लिए आपको ये डाटा चाहिए, वो इस महीने के लिए जितनी चार्जेस हैं, एक साल के लिए डाटा चाहिए इतने चार्जेस हैं, आप उनको सर्टेन अमाउंट एक पे करते हैं, बहुत मिनिमल सी होती है बिकॉज वो बहुत सारे लोगों को डाटा दे रहे हैं, और वो डाटा बड़ा वास्ट होता है, स्पेसिफिक आपको जिस एरिया का चाहिए उसका नहीं होगा लेकिन बहुत वास्ट है, तो हो सकता है आपसे रेलिवेंट आपको मिल जाए, तो आप वो उनको कुछ पेमेंट करते हैं और उनसे वो डाटा ले लेते हैं। अब ये पहले आता था सीडी रोम्स की फॉर्म के अंदर, पहले तो बुकलेट्स जैसे इंसाइक्लोपीडिया टाइप की बुकलेट टाइप की भी आ जाती थी, कैटलॉग्स होती थी डिफरेंट किस्म की। आपने देखा होगा ये कुछ अर्सा पहले तक भी पाकिस्तान में तो ये होता रहा है कि ये कपड़े वाले भी अपनी कैटलॉग्स घरों पे जाके ड्रॉप कर जाते थे अक्सर ही, तो डिफरेंट कैटलॉग्स आती थी। अब वो तकरीबन डिजिटल हो गया, उन्हें पता हर चीज सोशल मीडिया पे पड़ी है तो वेबसाइट के ऊपर डाल देती है हमारी कैटलॉग है पूरी, उनको प्रिंट करने की कॉस्ट नहीं पड़ती, सीडी के फॉर्म के अंदर दे देते हैं। सो डिफरेंट, और आजकल तो यूजुअली इंटरनेट की स्पीड क्योंकि इतनी तेज हो गई तो आपको ऑनलाइन डेटाबेस होती है, आप पेमेंट करते हैं, आपको इवन विंडोज भी जो अब है तो आपके पास सीडी में नहीं आती है, अब आप उनसे परचेज करते हैं ऑनलाइन, आपको की देते हैं, कहते हैं यहीं से वेबसाइट से डाउनलोड करें इंस्टॉल कर लें, दैट्स इट। तो ये किसी भी काम के लिए हो सकते हैं, सीडी रोम की फ्रेम के अंदर क्लासिफाइड एज बिब्लियोग्राफिक हो सकते हैं, न्यूमेरिक टेक्स्ट, फुल टेक्स्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, स्पेशल पर्पस की डेटाबेसेस हो सकती हैं। बिब्लियोग्राफिक जो डेटाबेसेस होती हैं ये बेसिकली जर्नल की आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, कोई कोई इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, कोई मार्केटिंग रिसर्च की रिपोर्ट्स हैं, कोई मैगजीन्स के अंदर आर्टिकल्स हैं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के आर्टिकल्स हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल्स हो सकते हैं, ये सब इनके अंदर बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस के अंदर अवेलेबल होंगे कि रिसर्च पेपर्स, पिछले पेपर्स, पब्लिकेशंस, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सब इनमें आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से न्यूमेरिक डेटाबेसेस होती हैं, इनके अंदर न्यूमेरिक और स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल होता है आपको। एक बड़ा अच्छा सो मुझे डेटाबेस का नाम अभी भूल गया है, तो उसके अंदर वो पॉपुलेशन और उसके हिसाब से बहुत सारे और फैक्टर्स, जीडीपी और वो बहुत सारे और फैक्टर, न्यूट्रिशन और वो सारे फैक्टर्स का डाटा अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी से उस डाटा को मैनिपुलेट करके ग्राफ बना सकते हैं कि इस कंट्री का कैसा है, इस कंट्री का कैसा है, तो आप खुद वो बहुत सारा न्यूमेरिकल डाटा आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि ये फ्रीली अवेलेबल, आप देखें इसके अंदर से आप क्या नया निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा प्रोवाइड किया जाता है, इंडस्ट्री का जो डाटा होता है नंबर्स की फॉर्म के अंदर। देन फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस हैं, ये बेसिकली आपको फुल टेक्स्ट आर्टिकल, जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई फुल टेक्स्ट जो भी आर्टिकल छपा था, मैगजीन में छपा था, बिब्लियोग्राफिक के अंदर बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट्स या थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है डेटाबेसेस के अंदर कि ये एक है सही, आप जाकर फिर इसको ओरिजिनल टेक्स्ट को देख सकते हैं। फुल टेक्स्ट के अंदर पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है, ठीक है। देन डायरेक्टरी डेटाबेसेस, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन जो इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स, गवर्नमेंट एंटिटीज, सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में जो होती हैं, जैसे कि किसी जमाने में ये डायरेक्टरीज हुआ करती थी, टेलीफोन येलो पेजेस वाली वो जो डायरेक्टरी होती थी कि आपको किसी बिजनेस का नंबर चाहिए तो वहां दिया हुआ है, आपको कोई प्लम्बर चाहिए ना तो उसका नंबर दिया हुआ होगा, वहां से नंबर पे कॉल करके भाई प्लम्बर आ जाओ ये मेरा काम कर दो, कार की सर्विस आपको कुछ चाहिए तो यूजली वो येलो पेजेस वाली बुक्स होती थी।
अब तो यूजुअली आपको ये इंटरनेट पे मिल जाता है। अगर इंटरनेशनली किसी ने ढूंढना है कि जी मेरी गाड़ी खराब होगी रास्ते में, मुझे मैकेनिक चाहिए, वो गूगल सर्च करेगा मैकेनिक्स नियरेस्ट मी, जो नियरेस्ट होगा वो टो वाला नियरेस्ट मी, ऑल दोस थिंग्स यू विल बी अवेलेबल। सो ये वो डायरेक्टरी डेटाबेस है, नियर बिजनेस नियर मी, रेस्टोरेंट्स नियर मी, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एंटिटीज, सर्विस प्रोवाइडर्स। स्पेशल पर्पस डेटाबेसेस, ये बेसिकली एक स्पेसिफिक नेचर के, जैसे कि किसी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री का डाटा प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि एक मिक्स मार्केट के नाम से आती है, वो माइक्रो फाइनेंस का पूरे पाकिस्तान का डाटा या इंटरनेशनल जितना डाटा आप उनसे ले सकते हैं। इनकी हर क्वार्टरली रिपोर्ट भी आ रही होती है, तो इनके पास सिर्फ माइक्रो फाइनेंस का डाटा होगा पूरी दुनिया का। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक है, इनके पास बैंकिंग का डाटा या इकोनॉमिक के डाटाज होंगे। यूनाइटेड नेशन के पास अपने कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जिनके डाटा होगा। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का डाटा होता है। ये स्पेशलाइज्ड पर्पस, स्पेशल पर्पस बेसिकली डेटाबेसेस है। स्पेशल पर्पस डेटाबेस है वो, ठीक है, कि जहां एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डाटा मिल रहा है आपको, ठीक है। लास्टली सिंडिकेटेड सोर्सेज ऑफ डाटा। वाटर खत्म हो गया, सो अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स सेकेंडरी डेटा का जो है वो सिंडिकेटेड सोर्सेज हैं। जैसे कि इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ज्यादा समझ आएगा। ऐसी कंपनीज होती हैं जो कॉमन पूल में ना डेटा कलेक्ट कर लेती हैं बहुत ज्यादा लोगों से ना, जनरल मार्केटिंग से रिलेटेड, उनके पसंद नापसंद, किस मामले में क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में हम कैसे परचेजिंग करते हैं, जनरल डाटा बहुत सारा बड़ा सारा पूल कलेक्ट करके रख लेती हैं। जब आप उनके पास जाते हैं तो जिस पर्टिकुलर एरिया का, जिस पर्टिकुलर डायमेंशन का आपको चाहिए होता है, वो आपको डाटा उसमें से निकाल के आपको प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है। डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए कलेक्ट करते रहते होते हैं। अगर क्लाइंट कहते हो तो उसके लिए स्पेसिफिकली भी कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यूजुअली ये जनरल पूल के अंदर कलेक्ट कर रही होंगी। अगेन ये चीज इसके अंदर नोट करने वाली कि ये डाटा शेयर हो रहा होता है, डिफरेंट कंपनीज वही डाटा, आपका कंपेटिटर भी वही डाटा यूज कर रहा होगा जो आप यूज कर रहे हैं। सो एक ये इसका डिसएडवांटेज होता है कि डाटा सबके पास अवेलेबल है वही वाला। अगेन इसके अंदर फायदा ये आपको रहता है कि जी सारे कंपेटिटर उसी को पेमेंट करनी, एक मिनिमल सी फीस होती है उसकी, छोटी सी, जैसे मैंने बताया मिक्स मार्केट है, उसकी मिनिमल सी फीस है चंद डॉलर, उसके अंदर आपको उसके पूरा डाटा की, एक डाटाबेस की एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। अगेन ये एक स्टैंडर्डाइज डाटा होगा जो आपको चाहिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उस पर्पस के लिए नहीं होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा अच्छा ये मेरे से रेलिवेंट है, ये मेरे से रेलिवेंट है, ये इररेलेवेंट है, इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगेन आपके लिए डाटा कलेक्ट नहीं किया गया, एक जनरल पूल है उसमें से आपको डाटा मिल रहा है। अब आपको अगर डाटा चाहिए था भावलपुर रीजन का, तो आपको पूरे पाकिस्तान का मिल गया जी, ये पूरे पाकिस्तान का हमारे पास पड़ा है, इसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि ये भावलपुर का है कि कराची का है कि लाहौर का है। तो ये भी हो जाता है इसके अंदर। लेकिन बेसिकली जो ज्यादातर फैक्टर्स होते हैं ना, ये बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं आपको हाउस होल्ड कंज्यूमर्स का डाटा, साइकोग्राफिक, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एडवर्टाइजिंग इवेल्युएशन, स्कैनर्स जो सर्विसेज होती हैं इनकी, रिटेल ऑडिट्स इन्होंने किए हुए होते हैं, होलसेल ऑडिट्स किए होते हैं, वो बाइंग पावर का इंडेक्स हो सकता है। ये जैसे आप फेसबुक से पूरा डाटा पर, ये हमारे क्लाइंट्स का हमें डाटा दे दो जितने लोगों का हम ये देखना चाहते हैं कि ये कौन से क्लाइंट्स हमारा प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो एक जनरल डाटा उसमें से आपने खुद ढूंढना होगा डाटा जो आपके काम का है। आमतौर पे ये डाटा आप तब लेते हैं जब आपने सेगमेंटेशन करनी है, आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स अपने डिसाइड करने को, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ढूंढना है, या अपनी मीडिया प्लानिंग करनी है कि कौन से कस्टमर्स हमारे हैं और वो किस मीडिया को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो अगर हमारे टारगेट अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, तो हम उसी के मैगजीन, उसी के वो जो पर्टिकुलर जो डायमेंशन है जिसको वो देखते हैं, उसी चैनल्स के ऊपर उसको मार्केट करें। दूसरों के ऊपर मार्केट करने का फायदा नहीं ना, पैसे वेस्ट हो जाएंगे हमारे। फाइन, रिसर्च डिजाइन से हम नेक्स्ट टाइम फिर स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।